हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हमारे क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है। In two circle arc of equal length subtended angles of 60 degree and 75 degree at their centers so that their radii are in the ratio 5:4। हमारे पास दो सर्कल दिया हुआ है। लेट्स ये कोई सर्कल है और ये कोई सर्कल है, ठीक है। अब जब ये चूंकि सर्कल है तो इसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा ही, और साथ ही साथ इसका रेडियस भी कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये जो C1 यानी कि जो पहला सर्कल है और ये जो दूसरा सर्कल है, जो पहला सर्कल है उसका जो सेंटर है कुछ है वो ऐसा ले लेते हैं, और इसका जो रेडियस है वो क्या है R1 है, ठीक है। इसका जो सेंटर है इसको हम लोग वो डैश ले लेते हैं, और इसका जो रेडियस है वो R2 है। ऑलराइट, उसके बाद कह रहे बच्चों की लेंथ ऑफ आर्क ऑफ इक्वल लेंथ। आर्क्स ऑफ इक्वल लेंथ का मतलब ये हुआ कि एक आर्क है जिसका कि लेंथ जो है, सपोज अगर ये कोई आर्क है AB, है ना, यहाँ पे ये कोई AB अगर आर्क है, और अगर मैंने इसको A डैश और B डैश कह लिया, तो ये जो A डैश और B डैश है ना, ये जो A डैश और B डैश ये जो आर्क है, ठीक है, इन दोनों आर्क का जो लेंथ है वो इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल बी L, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेकंड सर्कल ये भी क्या हो जाएगा, L ही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों कि दोनों का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। बात आई समझ में। ऑलराइट, अब देखते हैं कह रहे हैं कि ये जो दोनों आर्क है वो सेंटर पे 60 डिग्री और 75 डिग्री का एंगल जो है वो सबटेंड करता है, ठीक है। मतलब ये जो पहला वाला सर्कल है इसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है, और दूसरा वाला जो आर्क है उसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 75 डिग्री का है। Then show that their radii are in the ratio 5:4। That means बच्चों we have to prove that R1 ratio R2 is equals to 5:4। ये मुझे प्रूफ करना है। बात आई समझ में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो सर्कल है जिसमें कि लेंथ ऑफ आर्क जो है वो इक्वल है, ठीक है। दोनों में लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, और उनके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जा रहा है वो पहले सर्कल में 60 डिग्री का है, दूसरे सर्कल में 75 डिग्री का है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू शो दैट कि उनके जो रेडियस होंगे उनका जो रेशियो होगा वो रेशियो 5:4 के रेशियो में होगा। ऐसा मुझे प्रूव करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ में आया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, अब बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक अच्छा सा रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू L/R। लेकिन मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था कि थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है उस फॉर्मूला को यूज करते समय। और सावधानी क्या बरतनी है बच्चों कि यहाँ पे जो थीटा होता है वो होता है रेडियल मेजरमेंट में, है ना। किसमें होता है, रेडियल मेजरमेंट में। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन में अगर थीटा जो है अगर वो डिग्री में तुमको नजर आ रहा है या थीटा अगर ग्रेड में नजर आ रहा है, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो थीटा 1 है बच्चों वो क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। चलो, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए याद करो π/180 से करना होता था मल्टीप्लाई, यानी मुझे यहाँ पे मिली है π/3 रेडियन। ऑलराइट बच्चों, आ रही बात समझ में। यस, थीटा 2 क्या है जल्दी से, 75 डिग्री है, तो 75 को भी हमने चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो π/180 का करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, 15 3 जा 75 एंड 15 1 जा 15 एंड 15 से तो शायद ये हाँ कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 एंड 15 5 से 75 होता है ना। यस, 15 5 से 75, तो 5 12 रेडियन ये हो गया। ऑलराइट, ओके।
अब चलो, अब फॉर फर्स्ट सर्कल फॉर C1, अब मुझे बताओ C1 के लिए क्या, C1 के लिए रिलेशन है वो आएगा थीटा 1 इज इक्वल टू L अपॉन R, यानी कि R1 इज इक्वल टू L अपॉन थीटा 1 है ना। एंड फॉर सर्कल 2 फॉर C2 जल्दी से बताओ क्या होगा, थीटा 2 इज इक्वल टू L अपॉन R2, दैट मींस R2 इज इक्वल टू L अपॉन थीटा 2 है ना। अब यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है क्या, रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, रेशियो फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो आइए हम लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। रेशियो ऑफ रेडियाई दैट मींस कि R1 अपॉन R2, यानी कि R1 का जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है L अपॉन थीटा 1 एंड R2 का जो वैल्यू है वो है L अपॉन थीटा 2। ऑलराइट, यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L अपॉन थीटा 1 इंटू थीटा 2 अपॉन L, तो यहाँ पे जो देखो L से L हो गया कैंसिल, एंड थीटा 2 का वैल्यू क्या है, अभी आपने यहाँ पे कंसीडर किया थीटा 2 का वैल्यू जो है 5 पाई अपॉन 12 है, एंड अपॉन थीटा 1 का वैल्यू देखो जल्दी से पाई अपॉन 3 है। यस, तो ये जो सेकंड टर्म है बच्चों ये ऊपर चला जाता है, ऊपर जाएगा तो क्या होता है बताओ जल्दी से, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 इंटू 3 बाई पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, एंड 3 4 जा 12, दैट मींस R1 रेशियो R2 जो है वो कितना आ गया 5 रेशियो 4। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। आई बात समझ में, समझ में आ गया सबको। और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, एज्यूमिंग द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून टू बी 38,400 किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द मून एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ टू बी 31 मिनट, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। कह रहा है कि अगर अर्थ से मून के बीच का जो डिस्टेंस है 38,400 किलोमीटर है, और है ना, और मून के द्वारा कोई पर्सन है जो कि अर्थ से खड़ा होकर के मून को देख रहा है, तो मून के द्वारा पर्सन के आई के साथ जो एंगल सबटेंडेड किया जा रहा है बच्चों वो एंगल है 31 मिनट, ठीक है। देन मुझे फाइंड करना है मून का डायमीटर। मुझे क्या फाइंड करना है, मून का डायमीटर फाइंड करना है कि मून का डायमीटर क्या होगा। ऑलराइट, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सपोज है अगर ये मून है, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे सपोज वो है और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है अर्थ पे खड़ा है, ठीक है। सपोज ये अर्थ है तो अर्थ पे खड़ा है ऑब्जर्वर, है ना। तो ऑब्जर्वर जो खड़ा है वो मून को देख रहा है, और अर्थ से मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 38,400 किलोमीटर ऐसा। एंड मुझे फाइंड करना है डायमीटर, मुझे फाइंड करना है मून का डायमीटर, यानी डायमीटर ए बी, जबकि मून के द्वारा ऑब्जर्वर के आई पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल है बच्चों 31 डिग्री, सॉरी 31 मिनट, ठीक है। चलो ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग कुछ लेट सपोज कर लेते हैं बच्चों, लेट ए बी इज diameter of moon and O is observer on the earth, ठीक है। ऐसा हमने मान लिया कि ए बी जो है वो क्या है, डायमीटर है मून का, और ओ जो है वो ऑब्जर्वर है, ओके। तो एंगल ए ओ बी जो है वो क्या दिया हुआ है 31 मिनट दिया हुआ है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, जो हम लोग बच्चों रिलेशन जानते हैं थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R, इस रिलेशन में जो थीटा होता है वो रेडियन मेजरमेंट में होता है, ठीक है ना, रेडियन में होता है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है मिनट में, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करो और फिर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो। इट्स सो इजी। ऑलराइट, तो चलो मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि 60 का डिवाइड कर देते हैं, और चूंकि जब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरा एंगल जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। आई बात समझ में, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा नोटिस करना तुम लोग,
ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ। बात यह है कि मून के द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है वो काफी छोटा एंगल है, ठीक है। तो जब काफी छोटा एंगल है उस स्थिति में, उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो डायमीटर होगा उनका वो अप्रॉक्सीमेटली अर्थ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अर्थ ए, है ना। तो यहां पे तुम लिख सकते हो सिंस एंगल सबटेंडेड बाय moon is very small, so diameter of moon is approximately equal to AB। ऑलराइट, अब देखो, अब जरा सा देखो, इमेजिन करो कि देखो यहाँ पे मैं एक नया फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना तो पता चलेगा। ये है बच्चों अर्थ AB और ये जो है ऑब्जर्वर है। अब जरा सा तुमको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि OA जो है वो रेडियस की तरह काम कर रहा है, OA जो है वो रेडियस की तरह काम कर रहा है, OB जो है वो रेडियस की तरह काम कर रहा है, AB जो है वो लेंथ ऑफ अर्थ की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे एंगल जो है वो 31 डिग्री है, 31 मिनट है। ऑलराइट, चलो, तो अब यहाँ पे शायद तुमको पता चल रहा होगा कि जो हम लोग रिलेशन थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R पढ़े हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। अब जरा सा बताओ कि थीटा का वैल्यू क्या रखोगे रेडियल मेजरमेंट में, जो मैंने निकाला है 21/60 इनटू पाई अपॉन 180, यस, इनटू देखो मुझे L का वैल्यू निकालना है ना, क्योंकि जो अर्थ है वही तो लेंथ ऑफ डायमीटर है ना। मैंने अभी यहाँ पे दिखाया आपको, मैंने अभी यहाँ पे बताया कि चूंकि मून जो है वो काफी छोटा एंगल यहाँ पे बना रहा है, सो दैट्स व्हाई जो डायमीटर होगा वो लगभग इक्वल किसके होगा, अर्थ के इक्वल होगा। तो अगर मुझे लेंथ ऑफ अर्थ पता चल जाता है इसका मतलब कि मुझे डायमीटर पता चल जाएगा। ऑलराइट बच्चों, तो यहाँ पे जो R है, R का वैल्यू, R मैंने क्रॉस कर दिया यहाँ पे, तो R का वैल्यू क्या है, यस, R का वैल्यू ये है 38,400 किलोमीटर इज इक्वल टू जो लेंथ ऑफ अर्थ है दैट इज AB। अब यहाँ से बच्चों आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, सिंपल है ना, ये 0 से 0 कैंसिल होगा, जो भी कैंसिल होगा आप कर लोगे, पाई की जगह पे 22/7 पुट करोगे, वहां से जो बच्चा आंसर मिलेगा वही आपका हो जाएगा क्या, मून का डायमीटर। आई बात सबको समझ में? ऑलराइट, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो जैसा कि आपने क्लास 10th में ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा होगा, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और उसका जो रिवर्स होता है साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, एंड टैन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो ये आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि आखिर वो आया कहां से, कैसे वो, उसके लिए क्या ऑब्जर्व किया गया होगा, कैसे उसके बारे में सोचा गया होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे ट्रिग्नोमेट्री में आया कैसे। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, अगर सपोज एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, सपोज ये पॉइंट B है और ये A है और ये C है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको पता होगा जैसे कि हाँ, तो यहाँ राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और जो एंगल अगर यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है बच्चों, तो एक होता है इसके सामने वाला, है ना, जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है, जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म हो रहा है उसके जस्ट सामने वाला साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो एडजेसेंट साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस। अगर बच्चों एंगल यहाँ पे सबटेंडेड हुआ, एंगल अगर यहाँ पे बनेगा, उस सिचुएशन में ये जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसके लिए एडजेसेंट साइड हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू थीटा, अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है। ऑलराइट, अब अगर इस थीटा को कांस्टेंट रखा गया,
अगर इस थीटा को कांस्टेंट रखा गया और कांस्टेंट रखते हुए, है ना, कांस्टेंट रखते हुए सपोज एक यहाँ पे एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने एक नया ट्रायंगल बनाया जो कि है a डैश b डैश a, इसको मैं c डैश कह रहा हूँ, ये पॉइंट c है, तो c डैश b डैश और a है, ठीक है। एक ट्रायंगल क्या है, c डैश b डैश a है। ये सिमिलर ट्रायंगल है, किस ट्रायंगल के सिमिलर है, c b a। ये जो बड़ा वाला राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके ही सिमिलर एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल क्या किया गया, बनाया गया। लेकिन उसमें ध्यान ये रखा गया कि ये जो थीटा है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रहा है। आएगा समझ में? तो इस ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया बच्चों कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स का जो साइड्स के जो रेशियोज हैं, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स के जो रेशियोज हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं अगर थीटा को कांस्टेंट रखा जाता है। इसका मतलब इस पूरे ऑब्जर्वेशन में पाया गया, क्या पाया गया, BC अपॉन BA इज इक्वल टू BC अपॉन AB या BA मैंने लिख दिया, BC अपॉन BA, है ना। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके लिए ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल मैंने अभी फॉर्म किया है इसमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस C डैश B डैश अपॉन B डैश A। वही नहीं, अगर आप इस थीटा को कांस्टेंट रखते हुए और भी ट्रायंगल फॉर्म कर लो, है ना, और भी ट्रायंगल फॉर्म करो, PQ सपोज ये कोई और ट्रायंगल है ना, तो PQ अपॉन QA, और भी आप छोटा ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो, और भी छोटा ट्रायंगल फॉर्म करो, P डैश Q डैश। लेकिन बच्चों सारे सिचुएशन में ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये जो थीटा है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है ना। तो इन सारे सिचुएशंस में मुझे कुछ तो मिला, क्या मिला भाई, क्या मिला, देख रहे हो, मुझे कुछ तो मिला, मुझे एक अच्छा सा ऑब्जर्वेशन मिला। ये मिला कि उसमें सारे जो रेशियोज हैं, साइड्स के जो रेशियोज हैं वो इक्वल आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा मत समझना कि सिर्फ परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए कोई भी है, जैसे मैंने बड़ा वाला एंगल का जो बड़ा वाला ट्रायंगल है CBA, उसका मैंने ले लिया क्या, हाइपोटेनस अपॉन बेस लेवल, तो ये इक्वल होगा इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस अपॉन बेस के, दैट मींस C डैश A अपॉन B डैश A, ये इक्वल होगा तीसरे वाले ट्रायंगल के हाइपोटेनस अपॉन बेस, दैट मींस BA अपॉन QA। तो कहने का मतलब ये हो बच्चों कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन मिला वो काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था कि जो रेशियोज हैं वो क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। तो यहां से मुझे मिला क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मिले, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या मिले, जिसका नाम दिया गया क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तीन तो उसके ही रेसिप्रोकल्स होते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अगर यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि ABC और यहाँ पॉइंट B पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये तो हो जाएगा बच्चों हाइपोटेनस। अगर थीटा यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ से हमारे पास बच्चों क्या आया, रेशियोज कुछ है, जिसको कि हमने कहा साइन थीटा, और साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर किसी दिन आपसे कोई ये पूछे कि भाई बताओ कि साइन थीटा का जो साइन थीटा होता है उसका डेफिनेशन क्या है, ऐसा तुमसे कोई पूछ दे कि बताओ मुझे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा, दैट मींस तो तुम क्या बताओगे कि साइन थीटा इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वही क्या देता है, साइन थीटा देता है। वैसे साइन का जो पूरा नाम है कुछ वो होता है साइन, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टैन टेंजेंट, ठीक है, ये आप लोग ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ लिए हो। ऑलराइट, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है बच्चों वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या बताओ, इसका रेसिप्रोकल दैट मींस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, दैट मींस क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
आई बात समझ में? ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं बच्चों जिसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि काफी बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि आप लोग क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी मैं यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। ऑलराइट, तो पहला जो फॉर्मूला है बच्चों वो यही है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना। जैसा कि आप जानते हो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ से फॉर्मूला और भी आप डिराइव कर सकते हो, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, है ना, या फिर कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छा, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, है ना, इसका प्रूफ उतना भी हार्ड नहीं है ना, आप खुद से कर सकते हो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चों, p अपॉन h, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या, h अपॉन p, देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे बना गया, ठीक है। तो ये काफी आसान चीजें हैं। ओके, मैं बस एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि ये चीजें आप लोग ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ चुके हो, फिर भी एक बार आप देखिए, है ना, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर, ऑलरेडी। ओके, तो साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, उसी तरह से बच्चों कॉस थीटा इनटू सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आप यहाँ से कॉस थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हो 1 बाई सेक थीटा, यहाँ से आप सेक थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हो क्या 1 बाई कॉस थीटा, ऑलराइट, और इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो इसी तरह से, ठीक है। ओके, तीसरा जो फॉर्मूला है वो है उसी तरह से क्या, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल्स टू 1, है ना, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इक्वल्स टू क्या 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। ऑलराइट, नंबर 4, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यस। आप इसको प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे प्रूफ करोगे, sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बच्चों, p अपॉन h होता है, दैट मींस ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, एंड cos थीटा का फॉर्मूला b अपॉन h होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो b स्क्वायर h स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे अगर इसी में h स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मींस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का जगह पर अपन लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर, सो दैट्स व्हाई h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट होकर क्या दे देगा 1 दे देगा, ठीक है। तो ये काफी ही सिंपल फॉर्मूला है, क्लास 10th में आपके टीचर्स इनको प्रूव भी कराए होंगे, बताए भी होंगे, है ना। ऑलराइट, यहाँ से इसको अगर मैं डिराइव करूँ तो यहाँ से मैं इसको डिराइव करके क्या लिख सकता हूँ बच्चों, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से फिर मैं इसको डिराइव करूँ तो sin थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। और भी बच्चों इससे फॉर्मूला बन सकता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अरे बस समझ में? ओके, इसका जो सेकंड फॉर्मूला क्या होता है और कुछ हो सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो बिल्कुल वैसे ही, है ना, जैसे मैंने इसको प्रूफ किया आप उसको प्रूफ करना, ठीक है। ट्राई योरसेल्फ, अगर आपको नहीं बन रहा है, आपसे नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं बना के फिर से उसको, है ना, बता दूंगा। ऑलराइट, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सो दैट्स व्हाई sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यस, और sec थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। फिर उसके बाद यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मेरे बच्चों sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो दैट्स व्हाई tan थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर क्या और क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्लास में, याद करो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी cosec थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और बिल्कुल इसी तरह से cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि cot थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज थे बच्चों जो कि मैंने आपको अभी बताया, वैसे ये फॉर्मूला आप क्लास 10 में भी, है ना, बनाए हो, याद किए हो, ठीक है। ऑलराइट, तो आइए बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू 1.5, है ना, 1.5 है ये 1.5,
देन फाइंड sin थीटा, tan थीटा एंड sec थीटा। ठीक है, ओके। तो कह रहे हैं कि थीटा जो है वो अगर कोई एक्यूट एंगल है और ये दिया हुआ है tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 1/5। ऑलराइट, क्या वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। ठीक है, ये काफी आसान क्वेश्चन है। चलो जल्दी से कॉपी पेन उठाओ, खुद से सॉल्व करो, फिर मिलाओ सॉल्यूशन। ऑलराइट, ओके। तो आइए बच्चों आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू 1/5 है। दैट मींस हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू, यहां से मैंने डेसिमल को हटाया, नीचे आ गया 10, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। दैट मींस कि tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू 3/2, और ये हमारा है इक्वेशन नंबर 1। यस, आई पास वन है। Okay, since we know that what we know, बताओ जल्दी से बच्चों। Yes, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पता है सबको? हाँ बिल्कुल, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर ये बताओ कि sec थीटा को मैं कहूँ a और tan थीटा को अगर मैं कहूँ b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसी फॉर्म पे है ना, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस, वेरी गुड। तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां से जो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1, और sec थीटा प्लस tan थीटा इधर लेके चलेगा, डिवाइड चला आएगा, है ना, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब जरा सा देखो ध्यान से, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/, और sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में क्या दे रखा है, 3/2 दे रखा है। क्या दे रखा है, 3/2 दे रखा है। कितना आ जाएगा, 2/3 होगा। और ये तुम्हारा क्या होगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को तुम ऐड कर लो, है ना। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। जब दोनों को ऐड करोगे बच्चों तो tan थीटा प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाना है, sec थीटा एंड प्लस sec थीटा, है ना। क्या मिल जाएगा मुझे, 2 sec थीटा। यस, और दोनों का ऐड करो, 3/2 प्लस 2/3 कर लो, 3/2 प्लस 2/3, तो 2 sec थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो यहां ऐसे हो जाएगा 6 एंड 2 3 जा 6 3 3 जा 9 and plus 3 2 जा 6 2 2 जा 4, and that means 9 plus 4 13/6, यानी कि sec थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 13/12, है ना। तो यहाँ पे मुझे मिला sec थीटा का वैल्यू। अब जब sec थीटा का वैल्यू मिल गया तो cos थीटा तो और भी आसान। cos थीटा क्या, 1/sec थीटा। sec थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा, sec थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा। दैट मींस 13/12 है तो ये आ जाएगा 12/30। ठीक है जी, ये आएगा। ऑलराइट बच्चों, तो मुझे sec थीटा का वैल्यू मिला। अच्छा, यहाँ तो cos थीटा का वैल्यू निकालना है, कोई बात नहीं है, हमारे ये वैल्यू वेस्ट नहीं जाने वाला। ठीक है, sin थीटा का वैल्यू निकालने के लिए वो काम है। तो sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। sin थीटा इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यस, तो जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू 12/13 है। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144/169 and 169 minus 144 that is 25/169। that means यहाँ से जो थीटा का वैल्यू आ गया क्या, बताओ जल्दी। यस, 5/13। एंड tan थीटा क्या होता है, ये तो बहुत ही सिंपल है। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। सबको पता है सबको। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। हाँ, तो sin थीटा का वैल्यू अभी मैंने निकाला था 5/30 एंड अपॉन cos थीटा का वैल्यू 12/13। यहाँ 13 और 13 हो गया कैंसिल, 5/12 ये हमारा tan थीटा का वैल्यू मिल गया। तो tan थीटा भी मिल गया, sin थीटा भी मिल गया और sec थीटा भी मिल गया। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन। अब आइए बच्चों देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 0 का वैल्यू कितना होता है ना। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका जो एंगल है ना, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सारे स्टैंडर्ड एंगल के लिए आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का
वैल्यू पता होगा। क्लास 10 में एक अच्छा सा ग्राफ होता था, एक अच्छा सा टेबल होता था, उस टेबल के थ्रू आपने सारे वैल्यूज को याद किया होगा। आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कैसे वो वैल्यूज आते हैं। ठीक है, हमारा मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि वो वैल्यू कैसे आते हैं। sin 45 का वैल्यू 1/√2 कैसे होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 कैसे होता है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों 45 डिग्री, है ना, फॉर 45 डिग्री, फॉर 45 डिग्री। ऑलराइट, तो 45 डिग्री के लिए क्या होना चाहिए? 45 डिग्री के लिए होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कहीं तो 45 होना चाहिए, तभी तो हम उसका वैल्यू निकालेंगे ना। क्योंकि ये क्या हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक एंगल जो है, सपोज ये जो एंगल है वो है 45 डिग्री। अब सुनो, ध्यान से सुनो कि अगर ये एंगल 90 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 है, ये 45 डिग्री है, तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी कितना होगा, 45 ही तो होगा। यस, आधा समझे क्यों होगा? क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक एंगल को है 90, एक एंगल 45, क्योंकि मुझे 45 डिग्री की वैल्यूज पता करना है, तो एक एंगल तो 45 मुझे रखना पड़ेगा। अगर ये 45 है तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्योंकि वैसे ट्रायंगल जिसमें कि दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी बोलो इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अरे बात समझ में? ऑलराइट, तो अगर मैं इसको कहूं कि ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 2x। यानी कि हमारा जो हाइपोटेनस है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2x हो गया और परपेंडिकुलर और बेस जो है वो x हो गया। ठीक है, ऑलराइट, तो यहां से बच्चों sin थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, sin 45 का वैल्यू। जल्दी से बताओ, sin का अभी हमने बताया है फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, x है, अपॉन हाइपोटेनस का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2x, x कैंसिल, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। cos 45 का वैल्यू क्या है, cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस बेस क्या है, x ही है, हाइपोटेनस है स्क्वायर रूट ऑफ 2x, दैट मींस यहां भी x से x कैंसिल होगा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ। और उसी तरह से बच्चों tan 45 डिग्री आप जानते हो कि tan में tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस x अपॉन x, ये आ जाएगा 1। और जो sin का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है cosec थीटा, यानी cosec 45, आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 1, लिखना जरूरी नहीं है। cos का जो रेसिप्रोकल होता है बच्चों वो क्या होता है, sec थीटा होता है, यानी sec 45, इसका रेसिप्रोकल ले लो, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, cot 45 होता है, तो यहां पे बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल बोल जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 45 डिग्री के लिए जो एंगल का जो वैल्यू होता है वो कैसे होता है। आएगा समझ सबको? अब आइए बच्चों हम समझते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम लोग साइन कॉस टैन यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए बच्चों हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक अच्छा सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और ये जो ट्रायंगल होगा बच्चों वो क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है वो होगा बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। कैसा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, जिसमें कि सारे साइड्स जो हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों तो आपको तो पता ही होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट मींस ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। ऑलराइट, और सारे साइड्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सारे साइड्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर हम लोग इस साइड को x कहें, इस साइड को x कहें, और ये पूरा पूरा यहां से ये x है, ये पूरा पूरा जो लेंथ है वो x है, ये पूरा पूरा लेंथ जो है वो x है, और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ये भी 60
60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो अगर हम क्या करें कि वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो मीडियन का काम करता है, साइड बीसी को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और साथ ही साथ ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, दैट मींस एंगल को भी दो पार्ट में क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दैट मींस ये 30 और है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझ रहे, परपेंडिकुलर होगा साथ ही साथ उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि अगर ये डी है तो ये जो है पूरा का पूरा एक स्थान, तो ये क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा x/2, और ये क्या है 90 का एंगल होता है। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल मिले बच्चों, एक ट्रायंगल ADB और एक ट्रायंगल ADC। अब दोनों ट्रायंगल की साइड इक्वल है ही, और ये दोनों की साइड इक्वल है, और मुझे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पहले तो फाइंड करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, जल्दी से बताओ। यहाँ पे आ जाएगा x² = AD² एंड प्लस x²/4, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर = हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है ना। और तो यहाँ पे x² - x²/4 = AD², दैट मींस यहाँ से जो AD² का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 3x²/4, दैट मींस AD का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा मुझे √3x/2, ठीक है। तो हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर √3/2x, ठीक है। अब आप किसी भी ट्रायंगल को ले लो, आप ट्रायंगल ADB को ले लो या फिर आप ट्रायंगल ADC को ले लो, कोई भी आप ट्रायंगल को ले सकते हो एज यू विश। ऑलराइट, चलो तो 60 डिग्री के लिए हम फाइंड करते हैं। तो sin 60 का वैल्यू यहां से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि sin 60 परपेंडिकुलर कोण हाइपोटेनस होता है, 60 का एंगल यहां पे बन रहा है, 60 का एंगल, तो परपेंडिकुलर दैट मींस √3/2x अपॉन हाइपोटेनस दैट मींस x, तो x और x हो जाना है कैंसिल, और वैल्यू निकल के आएगा √3/2। बता रही समझ में। ऑलराइट, उसी तरह से आप बच्चों cos 60 का वैल्यू निकाल सकते हो, cos 60 का बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस बताओ क्या है 60 के लिए बेस, देखो जहां एंगल बनता है उसके जो सामने वाला होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड होता है वो होता है बेस। तो यहाँ पे जो बेस है बच्चों वो है x/2, है ना, x/2 एंड अपॉन x, तो ये कैंसिल एंड मुझे वैल्यू मिला 1/2। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से आप tan 60 cos 60 सबका वैल्यू निकाल सकते हो। उसी तरह से अगर 30 के लिए वैल्यू चाहिए तो sin 30 डिग्री, फॉर्मूला तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन बच्चों ठीक है यहाँ पर 30 डिग्री, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा x/2, है ना। ये बस ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू थीटा, कि थीटा कहां बन रहा है, लेकिन जो हाइपोटेनस होता है बच्चों वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं करता है। तो यहाँ अगर थीटा बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ थीटा बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जो सामने वाला साइड होता है वही परपेंडिकुलर होता है, ऑलराइट। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये तो चेंज होना नहीं है, ये थीटा आ जाएगा 1/2। उसी तरह से बच्चों cos 30 का वैल्यू है ना, तो cos 30 का वैल्यू क्या, b/h यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है 30 के लिए, 30 का जो एडजेसेंट साइड है ये है, तो ये आपका हो जाएगा बेस यानी √3/2 अपॉन x अपॉन x, ये वैल्यू मिल जाएगा इसको। तो इस तरह से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू है वो क्या कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 45 का हो गया, 30 का हो गया, 60 का हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हम लोग जो टेबल होता है उस टेबल को भी देखेंगे कि उस टेबल को कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।